हिंगलाजान जी, बताएं कि करप्शन की शिकायतें बहुत आम है, इतनी सारी शिकायतें आपके पास आती होंगी, कैसे डील करते हैं उनसे? एंटी करप्शन ऐसा है कि पूरे राजस्थान का जो विभाग है वो पूरी जो विजिलेंस एंड एंटी करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है उनको डील करता है। और इसका एक पूरा स्ट्रक्चरल सेटअप बना हुआ है। उस सेटअप के तहत अलग अलग यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी है, फिर जोन लेवल पे सीनियर ऑफिसर रहते हैं, देन मुख्यालय पे। इसकी 2-3 प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एंटी करप्शन को अप्रोच कर सकता है जहां भी उसको लगता है कि उससे उसके जो विधिक कार्य है उसके लिए रिश्वत की मांग की जा रही है, नाजायज़ उसको परेशान किया जा रहा है। उस स्थिति में वो जिले स्तर पे, हमारे जॉन स्तर पे और मुख्यालय स्तर पे लिखित में, टेलीफोनिक, अलग अलग माध्यम से सूचना दे सकते हैं और उस सूचना को हम समीक्षा करते हैं। और अगर उसमें ऐसे तथ्य रहते हैं कि जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एक्ट करना ज़रूरी है, उसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, उसके बाद में हम केस रजिस्टर करके और उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो करते हैं। इसकी प्रक्रिया आपने बताई, साधारण व्यक्ति जो किसी भी भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत आप तक पहुंचाना चाहे, कैसे शिकायत करेगा? वो हमारे हर ज़िले में एक ऑफिस रहता है और उसको हम हर जगह विज्ञापित भी करते हैं। कई जगह बोर्ड लगे रहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हर जगह रहते हैं, जिसके तहत वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होके और प्रेफरेबली रिटर्न में कंप्लेन देना ज़्यादा उचित रहता है। वो आके हमारे ऑफिसर जो रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि हर आदमी जॉन लेवल पे नहीं जा सकता, जयपुर नहीं जा सकता, तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनिट है उसके इंचार्ज से मिलकर अपनी सारी बात बता सकता है। और इसमें मुख्य तरह से 3 केस होते हैं जिनको हम प्रोसेस करते हैं। एक तो होता है कि कोई व्यक्ति किसी से नकद राशि की मांग करता है, उस परिस्थिति में हम ट्रैप की कार्रवाई करते हैं। और जहां पद के दुरुपयोग की बात आती है कि कोई व्यक्ति है वो सरकारी योजनाएं, सरकारी जो फंड्स होते हैं उनका मिसयूज़ करता है, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करता है, उसके संबंध में इंफॉर्मेशन होती है तो उसकी हम अलग से इंक्वायरी करते हैं और उनके खिलाफ प्रोसेस करते हैं। और थर्ड जो चीज़ होती है वो है आय से अधिक संपत्ति। तो किसी व्यक्ति के पास में अगर आय से अधिक संपत्ति है, वो सरकारी कर्मचारी है और इसके बारे में कोई हमें सूचना देता है तो हम उन सूचनाओं को भी सत्यापित करते हैं और सत्यापित करने के बाद में हम उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम केस रजिस्टर भी करते हैं। हिंगलाजान जी, बहुत सारे लोगों में भय रहता है कि हम शिकायत करेंगे करप्शन की, तो एक तो जिस व्यक्ति के खिलाफ यदि वो सरकारी अधिकारी और ख़ास तौर पर अगर बड़ा अधिकारी है तो वो हमसे बाद में किसी दूसरे ढंग से या उसके साथ वाले लोग हमसे बदला ले सकते हैं, या हो सकता है हमें खुद को गवाही देने जाना पड़े और हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। इन बातों में कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है उसको जिस अधिकारी के खिलाफ या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वो सूचना देता है या कार्रवाई करवाता है, वो उसको परेशान करने के प्रयास करे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पिछले कई समय से राज्य सरकार स्तर पे, हमारे मुख्यालय स्तर पे और स्पष्ट और तथ्यों के साथ में ये निर्देश दिए हुए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जो आगे बढ़ के भ्रष्टाचार को रोकने में, भ्रष्टाचार की सूचना देने में विभाग को सहयोग करता है, ऐसे व्यक्तियों को हम व्यवस्था के तहत पूरा प्रोटेक्शन देते हैं कि उनको नाजायज़ परेशान भी नहीं करे और उनका जो कार्य है जिसके लिए उन्होंने कंप्लेन की है, उस कंप्लेन होने से उनका कार्य बाधित नहीं हो, ये चीज़ भी हम इंश्योर करते हैं और इसमें विभाग और राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आपने बताया कि बहुत सारी शिकायतें आपके पास आती हैं, तो बताएं कि बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि कुछ शिकायतें बोगस हों, किसी ने बदला लेने के लिए ऐसी फर्जी शिकायत कर दी हो, उस स्थिति में क्या होता है? देखिए, शिकायतों के मामले में कई तरह के कंटेंट आते हैं। कई शिकायतें ऐसी होती है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनमें कार्रवाई अपेक्षित होती है। कई शिकायतें आजकल जनता जागरूक है तो उनके किसी भी तरह के सरकारी विभाग में कार्य है वो बाधित हो रहे हैं, विलम्ब हो रहा है, जिसका वो प्रशासनिक समाधान जिसमें अपेक्षित रहता है उसको भी वो हम लोगों को प्रेषित करते हैं। तो उस केस में हम ऐसी शिकायतें जिसमें भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है, ऐसी शिकायतों को हम संबंधित विभाग अध्यक्ष को भेजते हैं
और कई बार ऐसी शिकायतें भी होती है जिसमें सत्य कम रहता है, तो उसका हम जब फैक्ट मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। और आगे कई बार ऐसी भी परिस्थितियां होती है कि प्रथम दृष्टया जो तथ्य होते हैं वो भ्रष्टाचार संबंधित होते हैं, लेकिन हम जब गहन इंक्वायरी करते हैं तब नहीं आते हैं, तो फिर ऐसी इंक्वायरी को बंद भी किया जाता है। इंगला जी, हाँ, एक प्रश्न और उठता है कि ज़्यादातर शिकायतें या ज़्यादातर मामलों में सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत होती होगी, लेकिन निजी व्यक्ति भी कोई फैक्ट्री चला रहा है या कोई दुकान चला रहा है, वो भी भ्रष्टाचार करते हैं या कर सकते हैं। ऐसे मामलों में क्या होता है? निजी सेक्टर या जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भ्रष्टाचार के संबंध में अगर उस व्यवसाय या बिजनेस या कोई इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट है, उसने किसी भी तरह का सरकारी फ़ायदा लिया है, चाहे उसको भूमि आवंटन में फ़ायदा हुआ हो या वहाँ कोई सरकारी स्कीम चल रही हो या सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी दी गई हो, कहीं भी सरकारी राजकीय धन का अगर कहीं भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उससे जुड़ाव है, उस स्थिति में हम वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। अन्यथा इसके अलग अलग फॉर्म बने हुए हैं, वहाँ पे आदमी अप्रोच कर सकता है। एक चीज़ जो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं वो ये कि भ्रष्टाचार करते हुए कोई व्यक्ति, अमुक व्यक्ति पकड़ा गया, उसके आपने रंगे हाथ, ये शब्द का इस्तेमाल होता है, रंगे हाथ पकड़ा गया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करते वक्त आपने पकड़ा है, वो भाग गया या एब्सकॉन्डिंग है। तो बहुत सारे मज़ेदार वाक़े ऐसे होते होंगे। ये बताएं, ये रंगे हाथों पकड़ना कैसा होता है और कोई व्यक्ति जब भागने की कोशिश करे तब क्या होता है? ये देखिए, रंगे हाथों पकड़ने की प्रक्रिया जो ट्रैप की कार्रवाई होती है, जिसमें कोई आदमी रिश्वत की मांग करता है किसी आदमी के सरकारी कार्य जो अटके हुए होते हैं उनको लेके, तो उस स्थिति में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें हम पहले ये वेरीफाई करते हैं कि भाई आदमी ने मांग की है। फिर हम जब उसको रिश्वत जिस आदमी से मांगी जा रही है वो जब रिश्वत उसको हैंडओवर करता है, तब उन नोट्स पे एक पर्टिकुलर केमिकल आता है, उस केमिकल को लगा के हम उसको देते हैं। जब अगर आदमी वो रिसीव करता है, उसके हाथ उस नोट्स को टच होते हैं, तो फिर हम जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उसके हाथ है वो उसको धुलवाते हैं, और धुलवाने से वो हाथ रंग आ जाता है उस पर। इसलिए वो जनरली कहा जाता है कि रंगे हाथों में मीन्स आप बिल्कुल फिजिकली उसको पैसे रिश्वत के लेते हुए आप गिरफ्तार कर रहे हैं। और रंगे हाथ इसलिए वाकया जुड़ता है क्योंकि वो वाकई केमिकल लगता है और हाथ धुलवाते हैं और हाथों में रंग आता है। दैट मीन्स कि वो एक फैक्ट और एविडेंस बनता है कि भाई ये रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया। और यदि कोई व्यक्ति बहुत बार भाग जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तब क्या करते हैं? भागने की प्रक्रिया में जैसे सामान्य पुलिस प्रक्रिया चलती है, उसी तरह अगर कोई अपराधी है भ्रष्टाचार के आरोपों वाला या ऐसी प्रक्रिया चल रही है और उसमें वो प्रक्रिया के डाउट होने से या बीच में कोई मौका देख के भागने का प्रयास करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसको पीछा करके हमारी टीम होती है वो, और सिविल पुलिस का भी सहयोग लेती है और उसको फिर प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उसको डिटेन किया जाता है। इंगलादान जी, बताएं कि वे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जा चुके हैं, क्या वे जल्द ही छूट जाते हैं या उन्हें थोड़ी सी जेल की या दूसरी कोई सज़ा काटनी पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा, एक तो हम जो ट्रैप की कार्रवाई होती है उसमें गिरफ्तार करते हैं और आवश्यकता होने पर दूसरे प्रकरणों में भी गिरफ्तार करते हैं, और फिर उनकी न्यायालय के तहत अभियोजन की प्रक्रिया चलती है। और जैसे बाकी अपराधों में प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी तरह इसका भी एक प्रोसेस होता है, और उसमें प्रक्रिया के तहत ही उनको वापस जमानत भी मिलती है और ज़्यादातर लोग हैं उनको सज़ा भी मिलती है। तो आप अखबार में कई बार पढ़ते भी होंगे, कई लोगों को सज़ा भी मिलती है इस मामले में, और वो तो एक अपना जुडिशियल प्रोसेस का पूरा सिस्टम है, उसको फॉलो होता है और उसके बाद में ही निर्णय होता है। हिराजान जी, एक चीज़ और देखने में आती है कि भ्रष्टाचार जो व्यक्ति करता है वो बहुत चतुर तो होता ही है, और उस चतुराई में कई कदम वो ऐसे उठाता है जो बहुत पेचीदा होते हैं, इससे आपकी जांच बहुत पेचीदा हो जाती होगी। जैसे उसने अगर ज़मीनें ख़रीदी हैं तो वो हो सकता है सर्वेंट के नाम से ख़रीद ली हो, या अपने चाचा मामा ताऊ के नाम से ख़रीद ली हो, बच्चों के नाम से ख़रीद ली हो। अगर सोना या दूसरे उसके पास एसेट्स हैं तो वो हो सकता है किसी दूसरे के नाम से लॉकर में हो। यानी हो सकता है कि आप जांच करने जाएं तो उसके ख़ुद के पास की संपत्ति तो इतनी हो जितनी उसकी तनख्वाह हो, लेकिन और बहुत सारा होगा।
और कई दफ़े ये होता है कि उसका पता भी नहीं चल पाता होगा। बताएं कि ये जो एसेट्स इधर उधर बेनामी एसेट्स लोग इकट्ठा करते हैं, जब जांच होती है इन्हें कैसे पकड़ते हैं? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही वाजिब है और बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला है। सामान्यतः हमारे एसीबी के कार्य में ये जो प्रकरण होते हैं जिसमें कि आदमी की जो आय है अवैध स्रोतों से अर्जित की हुई, जो उसकी लीगल आय से अधिक है और वो जो स्वयं के नाम पे भी नहीं है, दूसरों के नाम पे की हुई है, उसको आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके ये साबित करना, उसके लिए ये साक्ष्य इकट्ठे करना कि ये संपत्ति एक्स आदमी जिसके नाम की है उसकी बजाय जो सरकारी कर्मचारी है उसकी है, ये सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और इसके लिए हमारे एक प्रक्रिया भी रहती है, अलग अलग तरीके रहते हैं जिसके तहत हम गहन जांच करते हैं। जिस व्यक्ति के नाम है, पहले तो उसकी भाई ये संपत्तियाँ एक्स आदमी की है, इस बात की जानकारी के लिए हम इंटेलिजेंस कलेक्शंस करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि भाई ये प्रमाणित हो जाता है, हमें पर्याप्त आधार रहते हैं कि ये संपत्ति है वो इस सरकारी कर्मचारी की है जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर अगर वो बेनामी है तो बेनामी की स्थिति में भी बहुत प्रक्रियाएं होती है जिसमें हम उसकी जड़ तक जाते हैं कि जिस आदमी के नाम है उसके क्या सोर्स है, उसका क्या उससे संबंध है, फिर उसका मैनेजमेंट कौन देख रहा है। तो कहीं ना कहीं बेनामी होते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसे साक्ष्य अवश्य मिलते हैं। अगर गहनता से और गंभीरता से जांच करें तो हम उसको संबंधित व्यक्ति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा सार्वभौमिक होता है। सत्य को खोजना ज़रूर कठिन होता है, लेकिन सत्य अल्टीमेटली निष्कर्ष के रूप में सत्य ही सामने आता है, चाहे कितना भी मैनिपुलेशन करे, लेकिन सत्य हमेशा उस पर आता है सरफेस पे। इंगलादान जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं वो भारत में एक ऐसा माना जाता है कि हम लोग आदतन या ज़्यादातर लोग आदतन भ्रष्ट होते हैं। इतना सा विभाग और इतना सारा चैलेंज, तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? बिल्कुल आपकी सही बात है कि जिस तरह से समाज में और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की आशंकाएं है और जिस तरह की लोगों की इम्प्रेशन है, उसको देखते हुए विभाग के संसाधन हैं वो बहुत सीमित है। लेकिन सरकारी तंत्र में न केवल भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की बात करें, हर विभाग के सीमित संसाधन हैं और आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है। तो उसका तरीका यही है कि हम प्राथमिकताएं फिक्स करते हैं, प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं और उसमें कोशिश यही करते हैं कि जो प्राथमिकता पे ज़्यादा भ्रष्ट प्रकरण हैं या ऐसे मामले हैं जो जनहित से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो जनता के रिलेटेड जो स्कीम्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो उनको प्राथमिकता से हम लेते हैं और हमारे जो संसाधन हैं उनको हम इस तरह से उपयोग करते हैं कि उपलब्ध संसाधनों से जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना किया जाए। इंगलादान जी, बताएं कि उदयपुर संभाग में ख़ास तौर पर भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे ज़्यादा केसेस किस तरह के आते हैं? किस लेवल के करप्शन के केसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं? मेरे पास में उदयपुर संभाग का भी पर्यवेक्षण है, मैं अजमेर संभाग का भी कार्य देखता हूँ और मोस्टली अगर एसीबी की बात करें तो अधिकांश शिकायतें जो होती है वो होती है सरकारी विभागों में पद के दुरुपयोग की, कि जो आदमी को जिस नियम और प्रक्रिया के तहत कार्य करना चाहिए वो उसकी बजाय अपने डिस्क्रिशन को या लूपहोल्स होते हैं उनको यूज़ करके मैनिपुलेशन करके स्वयं बेनिफिट लेते हैं और दूसरों को बेनिफिट देते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग पैटर्न है और जो जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद में जो ट्रैप के प्रकरण होते हैं वो भी काफ़ी होते हैं। जो आदमी सरकारी विभागों में जिसका काम रहता है वो जब अपना काम कराने जाता है तब उससे उसके विधिक कार्य करने के लिए जिसके लिए सरकार ने उस कर्मचारी को निर्देशित कर रखा है, अधिकृत कर रखा है, वो उसका काम समय अवधि पे कर नहीं करके और उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उससे लाभ लेने की कोशिश करता है, धनराशि की मांग करता है। तो इस तरह के प्रकरण भी बहुत आए जाते हैं। इंगलादान जी, एक आम बात, बहुत सारे लोग, किसी का कोई भी काम होता है जो सरकारी व्यवस्था के ज़रिए होना हो और उसके लिए उसको भ्रष्टाचार का सबब बनना पड़ा और किसी को रिश्वत दी और वो काम हो जाता है, लेकिन उसके मन में मलाल रहता है कि इस काम के लिए मैंने रिश्वत दी और हो सकता है 6 महीने बाद या साल भर बाद या 1.5 साल बाद भी उसको लगे कि मुझे इसकी शिकायत तो करनी चाहिए, अमुक व्यक्ति रिश्वतखोर है। तो ये किसी प्रकरण की देरी से शिकायतें आती हैं तो भी कुछ होता है?
इस मामले में मैं कहना चाहूँगा, जो आपने कहा है वो बात बिल्कुल सही है कि अंतरात्मा एक ऐसी चीज़ होती है कि कई बार आदमी को मजबूरीवश, परिस्थितियोंवश ऐसा काम करना पड़ता है, फिर उसको रिग्रेट भी होता है, फिर वो चाहता भी है कि ऐसी स्थिति में कोई एक्शन हो। उसमें जो इस तरह के जो वाक़ये होते हैं, प्रकरण होते हैं, उसमें हमारे पास में संभावनाएं कम रहती है। स्पेशली अगर वो रिश्वत राशि देने लेने की बात है तो उसको बाद में प्रमाणित करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोई ऐसा कार्य जो सरकारी विभाग में पद के दुरुपयोग से हुआ है और उसके बारे में अगर कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिस व्यथित है वो अगर हमें बाद में भी बताए, तो क्योंकि पद के दुरुपयोग का संबंधित जो भी कार्य होता है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पे होता है और उस रिकॉर्ड को हम 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी समीक्षा कर सकते हैं। ऐसे जो भ्रष्ट कर्मचारी रहते हैं सरकारी, उनके खिलाफ तब भी कार्रवाई कर सकते हैं। हिंगलाज जी, हालांकि आप इस विभाग से और इस चीज़ से, इस शब्द से परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इतना फैला और इतना सब कुछ होने के बाद भी काबू में नहीं आ रहा? भ्रष्टाचार का ऐसा है कि नियम और प्रक्रियाएं जो है उसमें प्रथम तो कई लूपहोल्स रहते हैं। फिर इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, उसमें सरकारी तंत्र के अलग अलग लेवल के जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनको डिस्क्रिशन भी देना पड़ता है जनहित के लिए, ताकि आवश्यकता होने पर कम समय में वो निर्णय कर सके। और दुर्भाग्य की बात ये है कि इसी डिस्क्रिशन को जो उनको जनहित के लिए दिया जाता है उसका वो दुरुपयोग करते हैं। तो नियम कायदों में भी और सरकारों द्वारा भी जो व्यवस्थाएं की गई है वो तो गुडविल में की गई है कि भाई जनता के हित में टाइम पे जो भी सेवाएं हैं वो रहे, लेकिन उसका अपना सामाजिक परिवेश जो है वो एक अपब्रिंगिंग की बात है या सोच की बात है, वो थोड़ी उस तरह की रहती है कि जिसके वजह से लोग हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं और व्यक्तिगत फ़ायदा लेते हैं। हिंगलाज दान जी, जाते जाते तमाम लिसनर्स जिन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार किया हो या उनसे उनका राब्ता हुआ हो, उन्हें क्या सुझाव देंगे और क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में मैं इतना ही कहूँगा कि न केवल विभाग स्तर पर या हमारे संभाग स्तर की बात है, राज्य सरकार के द्वारा भी बिल्कुल इस चीज़ को कड़ाई से निर्देशित किया गया है और ये हमारे विभाग के लिए चुनौती है। और हमें इस बात में कहने में कोई झिझक भी नहीं है कि हम एक सीमा तक उसमें सफल भी रहे हैं। जो भी भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचार के में लिप्त रहते हैं, वो ये न सोचें कि वो भ्रष्टाचार करके और बच जाएंगे। आज नहीं तो कल, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष, उन पे कभी न कभी कानून का शिकंजा है वो कसा जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई होएगी। तो इसलिए मेरी यही एक अपील है जनमानस से कि जब भी ऐसे कोई लोग जो इस तरह के भ्रष्टाचार की कार्रवाई में लिप्त होने की उसमें दिखें इनको, या ऐसी कोई सूचना आए, तो जनता है वो आम जन आगे आकर हमें सूचित करे और हमारा सहयोग करे ताकि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज है उसको बना पाएँ। और जो लोग भ्रष्ट है उन पे इस चीज़ का प्रेशर रहे, उन पे दबाव रहे कि भाई भ्रष्ट आचरण करने पे उसके नतीजे खराब होंगे और वो 10 बार सोचे भ्रष्टाचार करने से पहले। आप तक लिखित में या किसी दूरभाष के जरिए कोई व्यक्ति शिकायत भेजना चाहे तो किस जरिए भेजेगा? वो लिखित डाक से भी हमारे अलग अलग कार्यालय के वो है एड्रेस है, वहाँ भेज सकता है। और व्यक्तिगत आके भी एंटी करप्शन ब्यूरो उदयपुर लिखकर भेज दे तो पत्र मिल जाएगा। बिल्कुल, वो अलग अलग पद नाम से DIG एंटी करप्शन उदयपुर के नाम से भेज सकते हैं। और अपने ज़िले के स्तर पे हर एक जगह एक यूनिट होती है, उसका एक इंचार्ज होता है, एडिशनल SP, डिप्टी SP रैंक का अधिकारी, उसको भी लिख के प्रेषित करते हैं। और जैसे हमारा विभाग जहाँ भी है, ऑफिस है, वहाँ व्यक्तिगत आके भी वो सूचित कर सकते हैं और टेलीफोन के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हिंगलाज दान जी, आनंद की, प्रसन्नता की बात है कि इस देश में अभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम है और उस मुहिम में आप शामिल हैं और उसका उदयपुर संभाग में नेतृत्व भी कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।